पिकनिक पर निकले सीएम पुष्कर सिंह धामी, परिवार संगली चाय की चुस्कियां, ट्रैकिंग के बीच की जनता से बात, ट्रैकिंग रास्ते की कुदरती खूबसूरती को न बदले जाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। नई दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले सीएम धामी, जन्मदिन को लेकर दी बधाई और शुभकामनाएं। उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन, 17 देशों से प्रवासी उत्तराखंडी लेंगे इस सम्मेलन में हिस्सा। 12 जनवरी को होगा सम्मेलन का आयोजन। उत्तराखंड में कृषि को बढ़ाने को लेकर हुई चर्चा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश कृषि मंत्री गणेश जोशी ने वर्चुअली की बैठक, किसानों के कल्याण और आय दुगनी करने के उद्देश्य पर हुई चर्चा। उत्तराखंड में जारी है जबरदस्त शीतलहर, कोहरे के आगोश में समाये कई शहर, बढ़ती ठंड के चलते हुई स्कूलों की छुट्टी, 14 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। नगरपालिका परिषद के चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के बीच शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। पौड़ी से बीजेपी नगरपालिका चुनाव में अध्यक्ष पद की प्रत्याशी सुषमा रावत ने किया जीत का दावा, तो वहीं बीजेपी की बागी प्रत्याशी कुसुम चमोली ने लगाया अपने खिलाफ षड्यंत्र का आरोप। हरिद्वार में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मुठभेड़ के बाद चोर को किया गिरफ्तार, मुठभेड़ में बदमाश को लगी गोली। उत्तराखंड में सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नई गाइडलाइन जारी। इसके तहत किसी भी अस्पताल इमरजेंसी में आने वाले प्रत्येक मरीज को तुरंत इमरजेंसी मेडिकल केयर उपलब्ध कराए जाने की हिदायत। उत्तराखंड में निकाय चुनावों से पहले कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका, कांग्रेस के 3 दिग्गजों ने पार्टी छोड़ थामा बीजेपी का दामन। हरिद्वार में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ शुरू किया विशेष अभियान, निकाय चुनाव के मद्देनजर विशेष टीमों का गठन कर जिले में अलग अलग जगहों पर की जा रही छापेमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर मुलाकात की गई है। बड़ी खबर देहरादून से आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम धामी ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी से मुलाकात की, राष्ट्रीय खेलों के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय खेलों के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को आमंत्रित किया, विकास योजनाओं के लिए आभार जताया है। सीएम धामी ने पीएम मोदी को भेंट भी दी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, राष्ट्रीय खेलों के लिए पीएम को आमंत्रित भी किया है, विकास योजनाओं के लिए आभार जताया है पीएम का। तो सीएम तो शॉल और नारायण आश्रम की प्रतिकृति भी भेंट की है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं। बड़ी खबर है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए पीएम को आमंत्रित किया है और विकास योजनाओं को लेकर पीएम का आभार जताया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शॉल पहनाकर उनका आभार जताते हुए सीएम नजर आए। सीएम धामी ने पीएम मोदी को भेंट भी दी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर शॉल और नारायण आश्रम की प्रतिकृति सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को भेंट की है। राष्ट्रीय खेलों के लिए आमंत्रित किया है पीएम नरेंद्र मोदी को। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल आयोजित होने जा रहे हैं, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को आमंत्रित किया, उनको प्रतिकृति देकर भेंट भी दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को भेंट दी, शॉल उड़ाया, उनका आभार जताया और विकास योजनाओं को लेकर भी पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया गया है। उत्तराखंड में होने जा रहे राष्ट्रीय खेलों के लिए तमाम तैयारियां की जा चुकी है, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उनका आभार जताया और उनको राष्ट्रीय खेलों में आने के लिए आमंत्रित किया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमेशा अलग अंदाज में नजर आते हैं। रविवार को वह नए अंदाज में नजर आए। सीएम धामी ने अपने परिवार के साथ मसूरी में ट्रैकिंग की। इस दौरान उनके साथ पत्नी गीता धामी और दोनों बच्चे भी मौजूद रहे। सीएम धामी शहंशाही आश्रम से पैदल ओल्ड राजपुर रोड होते हुए जड़ी पानी पहुंचे। रास्ते में उन्होंने चाय की चुस्की ली और स्थानीय लोगों और पर्यटकों से बातचीत की है। यहाँ सीएम धामी ने कहा कि यह ट्रैक न केवल साहसिक गतिविधियों का हिस्सा है, बल्कि इस यात्रा के दौरान प्रकृति की अद्भुत सुंदरता, साफ हवा और शांत वातावरण का भी अनुभव होता है। उत्तराखंड में इस तरह के अनेक ट्रैक विशेष आकर्षण का केंद्र हैं। शीतकालीन यात्रा के दौरान भी राज्य में आने वाले पर्यटक व स्थानीय लोग भी ट्रैकिंग का आनंद ले सकते हैं। शीतकाल में बर्फ से ढके पहाड़, शीतल व शुद्ध हवा और मनमोहक दृश्य उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य को और भी अद्वितीय बनाते हैं। ट्रैक हमारे पूरे उत्तराखंड के अंदर अनेक स्थानों पर हैं, अनेक डेस्टिनेशन पर हैं, और जहाँ डेस्टिनेशन नहीं है वहाँ पर भी बहुत अच्छे ट्रैक हैं। इस ट्रैक में मैंने आज ये देखा कि इस प्रकार के जितने भी ट्रैक हैं पूरे राज्य के अंदर हम उनको थोड़ा और सुविधाजनक बनाएंगे, और लोगों के बैठने के लिए रास्ते में टॉयलेट इत्यादि की व्यवस्था, साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान करते हुए, और जो इसका नेचुरल लुक है और नेचुरल जो स्ट्रक्चर है वो बना रहे, उसके साथ साथ कुछ सुविधाएं बनाएंगे। और मुझे बहुत सारे ट्रैक करने वाले हमारे जो सीनियर सिटीजन्स थे वो भी मिले, उन्होंने भी सुझाव दिया है कि इसको अच्छा बनाइए लेकिन इसका नेचुरल लुक बना रहना चाहिए। तो देहरादून में MDDA बनाएगा, और जहाँ जहाँ भी हमारे अन्य जो ट्रैक रूट हैं उनको और अच्छा बनाएंगे, जिससे कि पूरे देश से, दुनिया से आने वाले लोग इस ट्रैकिंग का आनंद ले पाएंगे, एक अच्छा अनुभव उत्तराखंड का लेंगे। और इस बार हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है, उस यात्रा का एक अच्छा परिणाम आ रहा है, और ये आने वाले समय में हमारे राज्य के लिए बहुत गेम चेंजर साबित होने वाला है। जो दुकानें बंद हो जाती थी, जिनका कारोबार बंद हो जाता था, 6 महीने तक जो है वो बिना किसी काम के रहते थे, उन सभी को अब 6 माह भी काम मिलेगा, और पूरे 12 मास अब राज्य के अंदर हमारा टूरिस्ट का आना जाना रहेगा। जहाँ पर टूरिस्ट बिल्कुल बंद हो जाते थे शीतकाल में, वहाँ भी इस बार आए हैं, उसके अच्छे परिणाम आए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बहुत अच्छी है। हमेशा से हमारी पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। हमारे सभी कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्रों के प्रमुख, हमारे पदाधिकारी जिले के हों, मंडल के हों, प्रदेश के हों, सभी लग के हर चुनाव को जिताते हैं, और चाहे केंद्र की सरकार बनानी हो उसमें भी अपना योगदान देते हैं। उत्तराखंड की जनता अपना आशीर्वाद हमको देती आई है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए 5 की 5 सीटें यहाँ से जीती हैं। इसी प्रकार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार राज्य के अंदर बनाई है, और निकायों की सरकार भी उत्तराखंड की जनता बनाएगी, हमको आशीर्वाद देगी। और हम निकायों की सरकार बनने के बाद जहाँ 2 इंजन लगे हैं, तीसरा इंजन भी लगेगा और तेज गति विकास को प्राप्त। देखिए, हमारी पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, और चूँकि पार्टी का विस्तार हुआ है तेज़ी से, और सभी जगह पर बड़ी संख्या थी लोगों की चुनाव में जाने की, लेकिन देशकाल परिस्थिति के अनुरूप किसी एक के नाम को ही कैंडिडेट बनाया गया है, किसी एक को ही कैंडिडेट बनाया गया है। बाकी लोगों से बात हो गई। अधिकांश जगह पर सभी लोग जो है संगठन के पक्ष में काम करने के लिए तैयार हो गए, पार्टी कैंडिडेट के लिए तैयार हो गए हैं। सीएम धामी ने नई दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के आवास पर जाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान सीएम ने डॉक्टर जोशी से कई विषयों पर चर्चा की और उनकी लंबी उम्र की कामना भी की है। मुलाकात की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए सीएम ने लिखा कि नई दिल्ली में भारतीय जनसंघ और भाजपा के संस्थापक सदस्य, कुशल संगठनकर्ता और उत्कृष्ट मूल्यों से राजनीतिक क्षेत्र को अभिसंचित करने वाले हमारे अभिभावक पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली जोशी से भेंट कर उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त किया है। पौड़ी नगर पालिका परिषद के चुनाव में अब प्रत्याशियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी से नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष पद की प्रत्याशी सुषमा रावत ने जीत का दावा किया है, तो वहीं बीजेपी की बागी प्रत्याशी कुसुम चमोली ने अपने खिलाफ षड्यंत्र होने का आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा कि मैदान में दावेदारी करने वाले कार्यकर्ताओं के पैनल को छोड़ पार्टी ने अन्य किसी को प्रत्याशी बना दिया है, जबकि इसके लिए पार्टी की ओर से ग्राउंड सर्वे भी किया गया था, जिसके उनका प्रदर्शन बेहतर था, जिसमें उनके खिलाफ चले षड्यंत्र के चलते उन्हें निर्दलीय मैदान में उतरना पड़ा। वहीं मामले में भाजपा प्रत्याशी सुषमा रावत ने आरोप को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी आला कमान ने उन पर भरोसा जताया है और खुद कुसुम चमोली ने उनके घर जाकर चयन से पहले पार्टी के जिसको भी टिकट दिया जाएगा उनका समर्थन करने की बात कही थी। पुराने कार्यकर्ता हम सब जुटेंगे और ये सीट 100% मतलब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट होकर चल रहा है और चलता है, और इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। पौड़ी में नगर पालिका में कमल खिलेगा और सभी का आशीर्वाद, जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं सबका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। कोई बात नहीं है, बोलने दो। नाम तो इन 8 लोगों के नाम थे, मैं कहीं भी नहीं थी, परंतु संगठन ने मुझ पर भरोसा जताया है। जबकि यहाँ से नाम की सूची गई थी तो इन लोगों के नाम की सूची गई थी और संगठन के कुछ लोगों ने मेरा नाम अपने आप ही बोला था, ना तो मैंने पैरवी की थी ना मैंने कुछ किया था। फिर इसमें जब नाम मेरा भी आया तो संगठन ने मुझको ये जवाबदारी दी कि तुम पौड़ी नगर पालिका सीट पर तुम लड़ोगी, तो मैं कहाँ से मना करती। ना मैंने कहीं पर नाम ठूसा, ना मैंने कहीं पर दावेदारी की, और जो आरोप लगाने तो कोई बात नहीं है, कोई ऐसी गलत बात है। ये तो देखिए, जिस दिन महिला सीट हुई थी तो खुद कुसुम चमोली जी मेरे घर पे आई थी और आपने बाइट ली थी। आपके सामने ही उन्होंने कहा था कि हम 8 प्रत्याशियों में किसी को भी टिकट मिलेगा, हम एकजुट होकर काम करेंगे। तो सुषमा रावत कहाँ पे थी? सुषमा रावत तो कहीं नहीं थी ना, मैंने तो कहीं पर दावेदारी नहीं की थी। परंतु जब पार्टी संगठन ने, मेरे हाईकमान ने मुझको ये दायित्व दिया है और मुझ पे भरोसा जताया है कि हम सुषमा रावत और मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे पदाधिकारियों, मेरे भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं ने मुझ पर भरोसा जताकर जब मेरा नाम दिया है और पार्टी ने मुझे सिंबल देकर प्रत्याशी बनाया है, तो ये तो मेरे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद है और मेरे हाईकमान के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। और पार्टी पुराने कार्यकर्ता हम सब जुटेंगे और ये सीट 100% भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं तो धन्यवाद करने आई। और अब बात करेंगे हरिद्वार से मिल रही खबर की, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। मुठभेड़ के बाद एक चोर को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी थी। तमंचा और खोखा कारतूस भी बरामद किया गया है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुठभेड़ के बाद एक चोर को गिरफ्तार किया गया। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लग जाती है, जहां पर पुलिस ने उसको तमंचा और खोखा कारतूस वहां से बरामद किया उसके पास से, और पुलिस की गिरफ्तारी भी है और पुलिस को एक बड़ी सफलता यहां से मिली। हरिद्वार से ये बड़ी खबर। अभी भगवानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंडावर के पास में पुलिस चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जो पूर्व में वांछित भी हमारे थाने से चल रहा था और 10,000 का इनामी था, पूर्व में गोकसी के मामलों में, साथ में चोरी के मामलों में भी वो वांछित लगातार चल रहा था। आज पुलिस के द्वारा जब उसे रोकने का प्रयास किया गया, पुलिस पर उसने फायर करके भागने की कोशिश करी। पुलिस के द्वारा उसको वहीं न्यूट्रलाइज किया गया। इस क्रम में उसको एक पैर में गोली लगी थी, जिसे तत्काल पुलिस के द्वारा हॉस्पिटल में लाया गया है और उसका जो आवश्यक इलाज है वो कराया जा रहा है। जो मुकदमों में ये वांछित है उसमें इसकी अरेस्टिंग करके आगे की जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। और इसमें गोकसी और चोरी के मामलों में, क्योंकि ये वांछित लगातार चल रहा था, इसमें 2 अरेस्टिंग पूर्व में हो चुकी थी, तो हमारी ये कार्रवाई भी कंप्लीट हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड में इसी महीने समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया जाएगा। इसे लागू करने की सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। ऐसा होने से उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला प्रदेश बन जाएगा। बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड शादी, तलाक, मेंटेनेंस, संपत्ति का अधिकार, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों को कवर करता है। व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का क्यों ना हो, उन सबके लिए एक समान कानून है। यूसीसी का किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। भाजपा मुख्यालय में मीडिया के सामने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए यूसीसी सहित सरकार के बनाए तमाम कानूनों की तारीफ की है।
अनेक अनेक विकास के कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। चाहे देश के अंदर पहला राज्य होने का हमको गौरव प्राप्त हो रहा है, हर एक उत्तराखंड वासी को ये गौरव प्राप्त हो रहा है कि वो यूसीसी बनाने वाले राज्य का निवासी है। यूसीसी का विधेयक बनाना और उसको लागू करना, ये गौरव हर एक उत्तराखंड वासी को प्राप्त हो रहा है और हम पहले राज्य बनने जा रहे हैं जहां यूसीसी का विधेयक इसी माह जनवरी माह में अब हमारा लागू होने जा रहा है। इसी प्रकार अनेक सारे निर्णय हमने लिए हैं। चाहे आज हम विकास की बात करें तो हमने सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा शुरू हो गई है, जिसमें अब तक 40,000 से ज्यादा भक्त शीतकालीन यात्रा में चारों धामों में दर्शन करने आ चुके हैं। यात्रा को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में शीतकालीन यात्रा गेम चेंजर साबित हो रही है। जब केवल 6 महीने ही कपाट खुले होते थे तो यहाँ व्यापारियों का काम केवल 6 महीने ही चल पाता था, लेकिन अब शीतकालीन यात्रा से 12 महीने लोगों को रोजगार मिल रहा है, जो उत्तराखंड के लिए नया अध्याय शुरू करने जैसा है। तो भक्तों पर्यटकों से अब पहाड़ जो है वो भरे हुए नजर आ रहे हैं। शीतकालीन यात्रा जो है वो शुरू हो गई है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी जो पर्यटक आए उनसे मुलाकात की, उनसे हालचाल जाना। व्यापारियों को लगभग अब पूरे साल भर व्यापार मिलेगा। शीतकालीन यात्रा की शुरुआत के बाद लोगों के रोजगार का अवसर भी खुल गया है। भक्तों और पर्यटकों की भारी भीड़ अब शीतकालीन यात्रा को लेकर देखने को मिलेगी। शीतकालीन यात्रा की शुरुआत उत्तराखंड में हो चुकी है, जहां पर काफी संख्या में पर्यटक भी वहां पर पहुंचे और इससे कहीं ना कहीं जो व्यापार सिर्फ 6 महीने चल पाता था, उसके बाद शीतकालीन यात्रा के बाद अब ये लोगों का व्यापार, लोगों का रोजगार पूरे साल भर चलेगा। गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि 6 माह जब कपाट खुले होते हैं हमारे धामों के, उस समय यात्रा बहुत जोर शोर से चलती है। उस दौरान हमारे व्यापारियों का काम चलता है, होटल वालों का काम चलता है, घोड़ा खच्चर वालों का काम करता है, डंडी कंडी वालों का काम चलता है, टैक्सी वालों का काम चलता है। अनेक प्रकार के सभी लोगों को कुछ न कुछ काम मिलता है, सबकी आर्थिकी चलती है, व्यापार चलता है, कारोबार चलता है और ये लाइफलाइन है। लेकिन 6 माह यात्रा जब बंद हो जाती थी, कपाट बंद हो जाते थे तो उनका कारोबार बंद हो जाता था, उनको अन्य स्थान अपने सब काम बंद करने पड़ते थे। इस यात्रा के शुरू होने से एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, एक नया काम शुरू हो रहा है और इस बार ज़्यादातर लोगों ने अपनी दुकानें बंद नहीं करी हैं, अपने काम यथावत रखे हैं और एक नया अनुभव हो रहा है आने वाले समय में। ये बहुत बड़ा हमारे राज्य के लिए, आर्थिकी के लिए भी, व्यापार कारोबार के लिए भी, लोगों के लिए भी, क्योंकि अब उनको 12 महीने काम मिलेगा, 12 महीने उनको काम पर रहना होगा। तो ये बड़ा काम है, इस वर्ष से शुरुआत की है और इस वर्ष अच्छे रुझान उसके आए हैं, अच्छे परिणाम आए हैं। आने वाले वर्षों में और अच्छे परिणाम आएंगे। उत्तराखंड के विकास में प्रवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार 12 जनवरी को देहरादून में पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। इसमें 17 देशों से प्रवासी उत्तराखंडी पहुंचेंगे, जिसे लेकर अभी तक 50 से ज्यादा प्रवासी पंजीकरण भी करा चुके हैं। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इसमें राज्य में निवेश की संभावना, आतिथ्य क्षेत्र, वेलनेस, कौशल विकास, विदेश में रोजगार, उच्च शिक्षा, जड़ी बूटी के क्षेत्र में संभावना जैसे विषयों पर अलग अलग सत्र आयोजित होंगे। जो देश के विभिन्न कोनों पर, देश के विभिन्न स्थानों पर रहने वाले उत्तराखंड के हमारे भाई बहन हैं, उन सबको बुलाया था। उन सबको पूरे 2 दिनों तक, एक दिन लगातार पूरे दिन चर्चा करी थी और एक बड़ा अच्छा उसका अनुभव रहा कि सब लोग हमारे अपने अपने पैतृक स्थानों से जुड़े। उन्होंने अपने अपने पैतृक स्थानों पर काम करने के लिए, उत्तराखंड की विकास में अपना योगदान देने के लिए हम सब के साथ हाथ बढ़ाया है और उसी के साथ हमने तय किया था कि एक ये काम की भी हमने शुरुआत की, एक नया इस प्रकार का सभी प्रवासियों को बुलाने का भारतवर्ष के, उसी प्रकार से पूरे देश दुनिया में रहने वाले जितने भी हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं उनका भी हम सम्मेलन कर रहे हैं, क्योंकि वो दुनिया के अंदर उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अनेक विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त किए हैं, बहुत नाम उन्होंने अपना बनाया है और
वो आकर अपने राज्य के लिए करना चाहते हैं, अपने पूर्वजों के राज्य के लिए, तो हम उन सबका स्वागत करते हैं, उनको बुला रहे हैं, उनके विचार लेंगे और जो हमारी उनसे अपेक्षा है, उनको हमसे जो अपेक्षा है वो पूरा दिन भर का हम लोग चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और निश्चित रूप से चिंतन मंथन से जो अमृत निकलेगा वो देवभूमि के लिए अमृत का काम करेगा। उत्तराखंडी भारतीय निकाय चुनाव को लेकर मतगणना को अब कुछ ही समय रह गया है। विभाग ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। इसी बीच सितारगंज में चुनाव अधिकारी ने चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों को तहसील बुलाकर चुनाव में होने वाले खर्चे को लेकर जानकारी दी है। यहां प्रेषक चुनाव अधिकारी नीरज विष्ट ने बताया कि नगरपालिका अध्यक्ष के लिए निर्वाचन आयोग ने चुनाव में 8 लाख रुपए खर्च करने की सीमा रखी है। वहीं नगरपालिका सदस्यों के लिए खर्च की सीमा 80,000 रुपए रखी गई है। इसके साथ ही सभी प्रत्याशियों को आयोग की गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। आज जो निर्वाचन आयोग से हमें जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उस संबंध में नगर पालिका परिषद सितारगंज और नगर पंचायत शक्तिगढ़ के जितने भी अध्यक्ष और सदस्य नाम की जो उम्मीदवार हैं उनकी हमने एक आज बैठक इसलिए रखी गई है, जो भी चुनाव अवधि में जो भी खर्च करते हैं उसकी सीमा क्या है और कैसे आपको उस रजिस्टर को मेंटेन करना है और वैसे संबंधित जो भी प्रावधान है उसके संबंध में हम दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं और जो भी उम्मीदवारों की जो भी प्रश्न है उनको हम उनका समाधान करने का यहाँ पर कोशिश करेंगे। और इसके बाद हम बैठक के बाद प्रचार अवधि के दौरान यानी कि नामांकन से रिजल्ट की तिथि तक 3 बार ऐसी तारीख निकालेंगे जिसमें इनका हम रजिस्टर का निरीक्षण कर सके। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। 27 दिसंबर से शुरू हुई चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया से लेकर नामांकन पत्रों की जांच और अब चिन्ह आवंटन तक का काम पूरा हो चुका है। चुनावों को लेकर 23 जनवरी को वोटिंग होनी है तो वहीं 25 जनवरी को काउंटिंग की जाएगी, जिसको लेकर भाजपा, कांग्रेस सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। सभी अपने अपने समर्थकों के साथ गली मोहल्लों में जनता से वोट की अपील कर रही है। निकाय चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब प्रचार की बारी है, जहां पर पार्टियों ने कमर कस ली है कि पार्टियों की तरफ से कोई भी कोर कसर ना छूटी जाए। पार्टियां अपनी अपनी तरफ से जीत का दावा भी कर रही हैं और कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार किया जा रहा है और जनता से अपील की जा रही है कि वोट दीजिए और मुद्दों को लेकर वोट दीजिए और कहीं ना कहीं पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील पार्टी के प्रत्याशियों की तरफ से की जा रही है। हालांकि तैयारियां भी पूरी देखने को मिल रही हैं और जोर शोर से प्रचार प्रसार में पार्टियां जुड़ चुकी हैं। पार्टियां प्रचार प्रसार करना शुरू कर चुकी हैं। लगातार तस्वीरें भी सामने हैं, जहां पर डोर टू डोर कैंपेन कहीं ना कहीं चलाया जा रहा है और जनता से अपील की जा रही है कि पार्टी के पक्ष में वोट किया जाए। आज मैं वार्ड नंबर 7 में यहाँ नुक्कड़ सभा आयोजित की गई है। यहाँ बहुत लोगों का हुजूम निकला है, बहुत लोग हमारे समर्थन में आए हैं और हमें पूरा भरोसा है कि ये सब हमारे साथ आएंगे और अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस को ही आगे लाएंगे, वोट करेंगे और सभी का धन्यवाद और पूरा भरोसा है कि हम लोग विजय घोषित होंगे। मुद्दे देखिए, जो पुराने मुद्दे वो तो हम बता ही चुके हैं, जैसे मालिकाना हक और बस अड्डे का और बाईपास का और जो विस्तारीकरण। इसके अलावा जो मुद्दे हैं वो सुनने में आए, चिल्ड्रन पार्क की चाहते हैं लोग, जो बच्चे लोग उनको खेलने के लिए चिल्ड्रन पार्क की चाहिए। प्राथमिक जो यहाँ समस्याएं हैं उनको थोड़ा दूर किया जाएगा और उसका निवारण किया जाएगा और नशा मुक्ति की ओर काम किया जाएगा, जो युवा आगे बढ़ रहे हैं उसकी ओर। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। सारे लोग पुराने गिले सूखे भुलवा के भारतीय जनता पार्टी के 7 सभासद और चेयरमैन बड़े भाई संजीव भट्टीजा जी के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि गदरपुर गुलरबोज की जनता माननीय विधायक जी के विकास कार्यों का और दूरगामी सोच के ऊपर वोट देगी और 7 सभासदों को और चेयरमैन प्रत्याशी हमारे संजू भाई को भारी मतों से विजय बना के गुलरबोज में स्थापित करेगी। भारतीय जनता पार्टी का कैडर बोर्ड भी है और बड़े भाई संजीव भट्टीजा जी की यहाँ पर अपनी लोकप्रियता है और हमारी पूरी टीम 7 वार्ड में लगी हुई है। जो कार्यकर्ता नाराज हैं उनको मनाने का काम चल रहा है
और हमारी जो अगली जो महारैली होनी है उसकी तैयारी चल रही है। मैंने यहाँ देखा कि अपनी जनता में काफ़ी दिक्कतें हैं। यहाँ मतलब सड़कों की परेशानियाँ हैं और पानी की दिक्कतें हो रही हैं। लोगों के मकान के ऊपर से तार ऐसे गए हैं जिससे उन लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। और यहाँ देखा कि मतलब कहीं पे रास्ते नहीं हैं, उन लोगों को जाने के लिए काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। और समस्या ज़्यादा ये हो रही है कि यहाँ कहीं पे तो मतलब बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, वहाँ पे पानी मतलब लाइट तक नहीं पहुँच पाई है। तो मैं देख रही हूँ, मैं यहाँ बंदरों की समस्या है, ये निराश्रित गाय बच्चों की ज़्यादा दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं। यहाँ लोगों को देख रही हूँ, उनको काफ़ी दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। मैं उनकी समस्याओं को समाधान करना चाहूँगी। उद्देश्य रहेगा हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का ये उद्देश्य रहेगा कि हम लोगों की समस्याओं को जान सके, उनके बीच में जाकर उनकी समस्याओं को जाने और उस समस्याओं को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे और पूरा प्रयत्न करेंगे कि जितना मेरे कहने हो सकेगा, मेरी जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जितना भी हो सकेगा हम इसको पूरा करने का पूरा कोशिश करेंगे। और मैं अभी देख रहा हूँ कि जनता का भी काफ़ी उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। तो मैं यही आशा करता हूँ कि हमें लोगों का भारी सहयोग मिलेगा और पूरी नगर पंचायत का हम जो है समस्या का समाधान सब पूरी नगर पंचायत मिलकर करें, क्योंकि हमारे अकेले बस की बात नहीं है। नगर पंचायत के सभी लोग अपनी समस्याएं बताएं, सब बैठकर कहीं पर को इसका समाधान वही लोग हमारे बीच बैठकर बताएंगे और हम उसको पूरा करेंगे। उत्तराखंड सरकार ने सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी सेवाओं को और अधिक बेहतर बनाने की कवायद अब तेज कर दी है, जिसकी शुरुआत मेडिकल कॉलेजों से की गई। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में आपातकालीन चिकित्सा प्रबंधन की ओर और अधिक दुरुस्त करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन के अनुसार किसी भी अस्पताल का यह दायित्व है कि इमरजेंसी में आने वाले हर मरीज को इमरजेंसी मेडिकल केयर उपलब्ध कराई जाए। अगर मरीज के पास पैसे भी नहीं है तब भी डॉक्टर या अस्पताल उसके इलाज में ना तो किसी तरह की देरी करेंगे और ना ही इलाज से इनकार करेंगे। स्वास्थ्य सचिव ने सख्त हिदायत दी है कि डॉक्टर की पहली प्राथमिकता मरीज को तुरंत उपचार उपलब्ध कराने की होनी चाहिए ताकि उसे बचाया जा सके। चिकित्सा निदेशक शिक्षा डॉक्टर आशुतोष सयाना ने मामले को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि आपातकालीन चिकित्सा प्रबंधन पर लंबे विचार विमर्श के बाद अस्पतालों के लिए एसओपी जारी की गई है, जिसके तहत टाइज एरिया में मरीजों की तुरंत जांच, क्लिनिक, प्रोटोकॉल, डॉक्यूमेंटेशन और क्वालिटी इंश्योरेंस आदि को लेकर एक विस्तृत गाइडलाइन भी बनाई गई है। इमरजेंसी में गंभीर मरीजों को 10 मिनट के अंदर इलाज मिलना सुनिश्चित किया जाएगा। इस संबंध में लापरवाही होने पर संबंधित मेडिकल कॉलेज के एमएस या प्राचार्य की जवाबदेही होगी। अभी जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेज है उनके अंतर्गत जितने भी चिकित्सालय हैं और 1 जनवरी से हमने ये एसओपी जारी करने के निर्देश दिए और जारी हो चुकी है। और इमरजेंसी विभाग में जब भी कोई मरीज आता है और उन्हें ये बताया जाता है कि हमारे चिकित्सकों को जो भी इमरजेंसी में हैं कि वो तत्काल जो है मरीजों को अटेंड करें, उन्हें देखें, उन्हें उपचार जो भी मिलना चाहिए वो प्रदान करें। और अधिकतम 10 मिनट का जो समय दिया है, कभी कभार जो है भीड़ होती है मरीजों की इमरजेंसी में, फिर भी जो है हमने ये बोला है कि तत्काल जो है उन्हें सेवा प्रदान की जाए और अधिकतम 10 मिनट में उनका उपचार प्रारंभ किया जाए। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।